गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी अर्थात व्यक्तित्व। यहाँ हम व्यक्तित्व की प्रकृति व उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पर्सनैलिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मास्क, और जिसे नायक या एक्टर नाटक करते समय पहनते हैं। इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा तथा दिखावे एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पर परिभाषित किया गया है। जिस व्यक्ति का बाह्य दिखावा भड़कीला होता था, उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा समझा जाता था, और जिस व्यक्ति का बाह्य दिखावा साधारण होता था, उसका व्यक्तित्व उतना अच्छा नहीं समझा जाता था। परंतु ऐसी परिभाषाओं को तुरंत छोड़ दिया गया या तुरंत ही अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की अनेकों परिभाषाएं दी। ऐसी परिभाषाओं की संख्या 49 थी, अर्थात 49 थी, जिनका विश्लेषण करने के बाद आल्पोर्ट नामक मनोवैज्ञानिक ने 1937 में अपनी ओर से 50वीं अर्थात 50th परिभाषा व्यक्तित्व की दी, जो आज भी अनेकों मनोवैज्ञानिकों को मान्य है, क्योंकि यह परिभाषा बहुत ही विस्तृत है तथा वैज्ञानिक है। अकॉर्डिंग टू आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील व गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। अर्थात क्या, दोबारा मैं रिपीट करती हूँ इस डेफिनेशन को। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन यानी उसका एडजस्टमेंट, वो कैसे वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करेगा, को निर्धारित करता है। अब यहाँ पे हम एक आइजेंक की डेफिनेशन और लेते हैं। आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है, जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। अब क्या हुआ इसके अंदर वो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र यानी उसका करैक्टर, चित्त प्रवृत्ति उसका जो टेम्परामेंट है, ज्ञान शक्ति तथा शारीरिक गठन उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, शारीरिक गठन का करीब करीब एक स्थायी व टिकाऊ संगठन है, यानी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक संगठन, एक मिला हुआ रूप है, जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को यानी उसका एडजस्टमेंट कैसे हो रहा है उस एनवायरनमेंट के साथ में, उस अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इस परिभाषा तथा आल्पोर्ट की परिभाषा में काफ़ी समानता है। आइजेंक ने आल्पोर्ट के ही समान व्यक्तित्व को परिभाषित करने में व्यक्तित्व के भीतर गुणों तथा के भीतरी गुणों तथा बाह्य गुणों यानी कि व्यवहार को सम्मिलित किया है। अब इन जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर कुछ मुख्य तथ्य हैं कि इनका विश्लेषण करने के बाद में कुछ मुख्य तथ्य निकलते हैं। उन तथ्यों के अंदर सबसे पहला जो है वो है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गत्यात्मक संगठन। ये क्या होता है गत्यात्मक संगठन? गत्यात्मक संगठन से तात्पर्य यह होता है कि मनोशारीरिक तंत्र यानी साइकोफिजिकल जो सिस्टम है, उसके भिन्न भिन्न तत्व, जैसे कि हमारा भिन्न भिन्न तत्व कौन कौन से हो गए, जैसे हमारे अंदर हमारे कौन कौन से गुण हो गए, ट्रेड्स, हैबिट्स, आदत आदि एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होकर संगठित हैं कि उन्हें एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अपन रोटी बनाते हैं
तो रोटी बनाते हुए जब आप आटा गूंथते हो तो आटे के अंदर पानी मिलाया गया है, नमक मिलाया गया है, तो आपसे ये कोई कह दे कि आप इस पानी को और नमक को अलग अलग कर दो, तो आप नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो व्यक्तित्व है वो ये कह रहे हैं कि गत्यात्मक संगठन से तात्पर्य यह होता है कि मनोशारीरिक तंत्र के भिन्न भिन्न तत्व जैसे कि शील गुण, हमारे जो ट्रेड्स हैं, हमारे गुण, आदत यानी हैबिट्स आदि एक दूसरे से इस तरह से संबंधित होकर संगठित होते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं कि उन्हें एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति नौकरी पाने से के पहले ईमानदार, उत्तरदायी तथा सत्यनिष्ठ हो सकता है, परंतु नौकरी मिलने के कुछ वर्षों के बाद उसमें उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तथा समय निष्ठता का गुण, शील गुण ज्यों का त्यों हो सकता है, परंतु संभव है कि उसमें ईमानदारी का गुण बदलकर बेईमानी का गुण विकसित हो जाए। इस उदाहरण में पहले 3 गुणों के संगठन में नौकरी मिलने के बाद परिवर्तन दिखाया गया है। ऐसी संभावना है कि इन 3 शील गुणों का संगठन नौकरी मिलने के बाद पूर्णतः बदल जाए, यानी इनके 3 शील गुणों में परिवर्तन हो जाए। शील गुणों में संगठन में इस तरह के परिवर्तन गत्यात्मक यानी डायनामिक होता है, थोड़ा सा इसके अंदर चेंज आ जाए। जैसे आपने अब आटा गूंद दिया, वो तो आटा गूंदा था आपने, तब नमक और पानी डाला, इसी तरह से आप किसी और चीज़ का आटा गूंद रहे हैं तो उसमें कुछ और मिला लिया आपने। तो इसी तरह से हमारे जो विचार हैं, हम किसी काम को कर रहे हैं तो काम को करते हुए हमने जो विचार लिए हैं उसके अंदर दूसरी तरह से किसी काम को करते हुए उसमें थोड़ा सा चेंज भी आ सकता है, यानी कि होते तो वो वैसे के वही है लेकिन उसके अंदर चेंज भी किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा साइकोफिजिकल सिस्टम। सेकंड पॉइंट है हमारा साइकोफिजिकल सिस्टम। व्यक्तित्व एक ऐसा तंत्र है जिसमें मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही पक्ष होते हैं। यह तंत्र ऐसे तत्वों का एक गठन होता है जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। इस तंत्र के मुख्य तत्व शील गुण, संवेग, आदत, ज्ञान शक्ति, चित्त प्रकृति, चरित्र आदि हैं, जो सभी मानसिक गुण हैं, परंतु इन सब का आधार शारीरिक अर्थात व्यक्ति के ग्रंथीय प्रक्रियाएं एवं तंत्रिकीय प्रक्रियाएं हैं। इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि व्यक्तित्व न तो पूर्ण रूप से मानसिक होता है और न ही पूर्ण रूप से शारीरिक होता है। व्यक्तित्व इन दोनों का मिश्रण होता है। साइकोफिजिकल यानी मन और शरीर, इन दोनों का मिश्रण होता है। अब थर्ड पॉइंट है, हम थर्ड पॉइंट को लेके चलते हैं। थर्ड पॉइंट है डिटरमाइन। डिटरमाइन यानी उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व कुछ ऐसा होता है और यह कुछ करता है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व कुछ होता है और यह कुछ करता है। जब गुप्त यानी कि हमारी जो मनोशारीरिक तंत्रों को क्रियान्वित किया जाता है, उन्हें कार्य में लगाया जाता है, तो ये विशिष्ट क्रिया या चिंतन को या तो अभिप्रेरित करते हैं या फिर ये उन्हें निर्देशित करते हैं। ये सभी तंत्र जो व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं वे सभी निर्धारणकारी प्रवृत्तियां होती हैं और ये समायोजनात्मक तथा अभिव्यक्त क्रियाओं पर निर्देशात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। यानी कौन कौन सा हो गया? एडजस्टिव तथा एक्सपीरियंसिव क्रियाओं पर निर्देशात्मक यानी डायरेक्टिव जो है प्रभाव छोड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है करेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिक। यूनिक में जब एक व्यक्ति के समस्त व्यवहार व चिंतन व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं, यानी हर एक व्यक्ति के अंदर अपने अपनी एक यूनिकनेस होती है, एक गुण, यूनिकनेस का एक गुण होता है, अद्वितीय गुण होता है। ये व्यक्ति के लिए अद्वितीय होते हैं। जिन क्रियाओं तथा प्रत्ययों को हम दूसरों के साथ बांटते हैं वे भी मूल रूप से व्यक्तिगत होते हैं। यह सच्चाई है कि कुछ क्रियाएं व प्रत्यय दूसरों में से अति नीची होते हैं और कोई भी ऐसा प्रत्यय नहीं पाया जाता जो न ही कोई ऐसी प्रक्रिया पाई जाती है जो अपने निजी गंध न हो। मतलब सबके अंदर अपने अलग अलग कुछ ना कुछ ऐसी यूनिकनेस होती है कि जो
आप में और उसमें डिफरेंस करती है उसको निर्धारित किया जाता है। उसको कहते हैं हम, उसकी एक यूनिकनेस, उसकी एक विशिष्टता लेकर चलते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, वातावरण में अपूर्व समायोजन। प्रत्येक व्यक्ति में मनोशारीरिक गुणों का एक ऐसा गत्यात्मक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है कि उसका व्यवहार वातावरण में अपने अपने ढंग का अपूर्व होता है, यानी यूनिक होता है। वातावरण में के समान होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार, विचार, होने वाला संवेग आदि अपूर्व होता है, जिसके कारण उस वातावरण के साथ समायोजन करने का ढंग भी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। अर्थात उसका वातावरण में अपूर्व समायोजन को निर्धारित किया जाता है। इसमें निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व में भिन्न भिन्न शील गुणों का एक ऐसा गत्यात्मक संगठन होता है जिसके कारण व्यक्तित्व का व्यवहार तथा विचार किसी भी वातावरण में अपने ढंग का अपूर्व होता है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले विशेषता है इसकी कि पर्सनैलिटी डायनामिक होती है। डायनामिक यानी गतिशील, व्यक्तित्व गतिशील होता है। व्यक्तित्व को गतिशील माना गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में व्यक्तित्व संबंधी गुणों में परिवर्तन आते रहते हैं। समायोजन में सफलता प्राप्ति के लिए ये परिवर्तन आवश्यक होते हैं। इस दृष्टि से व्यक्तित्व गतिशील होता है, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, समय के हिसाब से, परिस्थिति के आधार पर चेंज होता रहता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है पर्सनैलिटी इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। हर व्यक्ति में अपनी आत्मचेतना अवश्य होती है, अपने स्वयं का ज्ञान अवश्य होता है। मतलब वो अपने बारे में अपने हिसाब से देखता है हर पॉइंट ऑफ व्यू को और उसके आधार पर उस कार्य को करता है। थर्ड पॉइंट है यूनिकनेस। यूनिकनेस, हर एक व्यक्तित्व अपूर्व या अनुपम या विशिष्ट होते हैं। हर व्यक्ति अपने ही ढंग का होता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, उन दोनों व्यक्तियों में से कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। उनके अंदर प्रत्येक व्यक्ति में अपनी एक यूनिकनेस, अपना एक विशिष्टता जरूर पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गोल डायरेक्टेड। गोल डायरेक्टेड यानी लक्ष्य निर्देशित। हर व्यक्ति के व्यवहार में लक्ष्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो किसी न किसी लक्ष्य को लेकर चलता है, किसी न किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सोशबिलिटी। सामाजिकता भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। व्यक्तित्व के निर्धारण में समाज का योगदान नकारा नहीं जा सकता। सामाजिकता के अंतर्गत व्यक्ति का समाज के हर सदस्य के साथ संपर्क होता है। वह उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, उनके साथ कैसे बातचीत करता है, उनके साथ कैसे रहता है, क्या वो एक सोशली व्यक्ति है, सबकी हेल्प करता है, सबकी सहायता करता है, या फिर वो एंटी सोशल व्यक्ति है, किसी की सहायता नहीं करता। तो ये जो चीज़ें हैं ये सोशबिलिटी उसके व्यक्तित्व के द्वारा ही निर्धारित होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है समायोजन की योग्यता, एबिलिटी टू एडजस्टमेंट। व्यक्तित्व और समायोजन का आपस में गहरा संबंध होता है। प्रायवेंट के अनुसार स्वयं को ढाल लेना ही व्यक्तित्व कहलाता है। हर व्यक्ति को हर प्रकार के वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है, चाहे वह वातावरण बाहरी हो या आंतरिक। अच्छे व्यक्तित्व का अर्थ है वातावरण में समायोजन करने की शक्ति का होना, अर्थात हर माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेना। व्यक्तित्व की एक ये विशेषता है कि वो अपने आप को हर वातावरण में, हर एनवायरनमेंट में उसको एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी यानी निरंतरता। निरंतरता व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कॉन्स्टेंसी इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। अपनी ही बात का यदि कोई व्यक्ति विरोध करने लगता है तो वह व्यक्तित्व का एक अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाता। यानी एक बार तो उसने कोई बात कह दी, फिर उसी बात को नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो सकता, अपनी बात को ही उसने उसको खंडित कर दिया, उस बात को नकार दिया। तो इसका मतलब क्या, उसका व्यक्तित्व जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। वातावरण के साथ निरंतर समायोजन को ही अच्छा व्यक्तित्व कहा जाता है। मतलब अपनी बात पे अटल रहते हुए, मतलब जो उसने कहा है वो सही है और उसके हिसाब से वो चलता है।
यानी अपने जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जो अपना माहौल है, उसके हिसाब से ही अपने आप को एडजस्ट करके आगे चलता है तो ही उसके का व्यक्तित्व जो है अच्छा कहा जाता है। व्यक्ति के व्यवहार में निरंतरता का होना ही अच्छे व्यक्ति के संकेत हैं। यदि उसके व्यवहार में निरंतरता का अभाव हो तो उसे दोषपूर्ण व्यक्तित्व के वर्ग में रखा जाता है। अर्थात उसमें अगर निरंतरता ही नहीं होगी, अपने आप को चेंज ही नहीं कर पाएगा, चल ही नहीं पाएगा आगे, अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा किसी माहौल में, तो उसका व्यक्तित्व जो है वो दोषपूर्ण कहलाएगा। फिर है परसिस्टेंसी यानी दृढ़ता। अच्छे व्यक्तित्व की एक और विशेषता है दृढ़ता। एक और विशेषता है दृढ़ता। समाज में सफलता अर्जित करने के लिए दृढ़ता का होना अति आवश्यक है। बिना दृढ़ता के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। अर्थात अपनी जो बात कही है आपने, उसके अंदर आपको अडिग रहना होगा, अपनी बात के ऊपर। हाँ, मेरी बात अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, एक तो आप सोच विचार करके अच्छे से उस काम को कीजिए, और जब आप करते हैं तो हाँ नहीं, मैं ये बिल्कुल सही हूँ, मैं इसी हिसाब से चल रहा हूँ, तो उसके ऐसे व्यक्ति जो है उसके अंदर उसका व्यक्तित्व जो है वो अच्छा माना जा सकता है। असाधारण बुद्धि वाले व्यक्ति दृढ़ता की कमी के कारण समाज में असफल रहते हैं। जिनकी IQ लेवल बहुत ज़्यादा अधिक होता है, वो उन व्यक्तियों में दृढ़ता की कमी के कारण वे समाज में असफल होते हैं तथा समायोजित नहीं हो पाते, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। सफलता के शिखर को छूने के लिए दृढ़ता तथा निरंतरता दोनों का ही होना बहुत जरूरी है। परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी दोनों का ही होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन और समायोजन व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण तत्व हैं। अगर लचीलापन ही नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट करने की, अपने आप को किसी माहौल में एडजस्टमेंट करने की क्षमता ही नहीं होगी, तो एक ये अच्छी पर्सनैलिटी नहीं कहलाएगी। व्यक्ति अपने वातावरण तथा अपनी अंतः शक्तियों के साथ संघर्ष करता है और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व में कई बदलाव आते रहते हैं, जिसके कारण व्यक्तित्व की प्रकृति गतिशील बनी रहती है। व्यक्तित्व हमेशा परिवर्तन और सुधार होते रहते हैं, यानी हमारे व्यक्तित्व जो है, पर्सनैलिटी है, उसके अंदर सुधार होते रहते हैं, उसके अंदर चेंज आता रहता है। हम अपने अनुभव के द्वारा जो है वो सीखते हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज आता रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन। व्यक्तित्व में ज्ञान, भावना और क्रिया तीनों ही आपस में एकीकृत होते हैं, यानी हमारे ज्ञान, हमारा भाव और हमारी क्रिया, तीनों चीज़ें इसके अंदर समाहित होते हैं, तीनों चीज़ें होते हैं। इन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तित्व संपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता है, यानी अलग अलग एक एक चीज़ के रूप में काम नहीं करता, यानी एक संपूर्ण रूप से हर चीज़ जो है वो मिलजुल कर कार्य करती है। व्यक्तित्व में वास्तव में व्यक्तित्व व्यक्ति की सभी शक्तियों और गुणों का एकीकरण होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर हर व्यक्ति में, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति, हर व्यक्ति में इच्छा शक्ति होती है, जिसे व्यक्तित्व का एक आवश्यक अंग माना गया है। जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने में यह इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है तथा व्यक्तित्व को आकर्षण प्रदान करती है। यदि किसी व्यक्ति में इच्छा शक्ति का अभाव है तो उसका व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है साइकोफिजिकल, मनोदैहिक यानी व्यक्तित्व में मन और शरीर घनिष्ठ रूप से संगठित होते हैं, यानी हमारा मन और शरीर मिलजुल कर कार्य करते हैं। व्यक्तित्व की विशेष प्रक्रिया मनोदैहिक होती है। व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया मनोदैहिक होती है। मन शरीर से अलग रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता और ना ही शरीर मन के बिना कोई कार्य करने में समर्थ होता है, यानी मन के बिना शरीर कार्य नहीं कर सकता और शरीर के बिना मन कार्य नहीं कर सकता। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हेरिडिटी तथा एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी वंशानुक्रम और पर्यावरण।
सभी व्यक्तित्व के अंदर, मतलब सभी प्रकार का जो भी लोग हैं, जिनका भी की भी पर्सनैलिटी है, जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर, उनके पर्सनैलिटी के ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर जो है वंशानुक्रम और पर्यावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। एक मुख्य उत्पादक है, उसका एक प्रोडक्टिव जो प्रोडक्ट कहते हैं ना हम, ये प्रोडक्ट है, तो हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो एक मेन प्रोडक्ट है। इन दोनों के सहयोग से ही एक बच्चे के व्यक्तित्व का विकास संभव होता है, मतलब इसके इन दोनों के बिना उनका विकास संभव नहीं होता। एक बच्चा व्यक्तित्व लेकर पैदा नहीं होता, जैसे ही वो वातावरण के एनवायरनमेंट में बार बार सबके से मिलता जुलता है, सबके साथ में संपर्क में रहता है, तो वो जो है वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, दूसरों को देखकर अनुकरण करके जो है अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। उसे पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस प्रकार केवल वंशानुक्रम ही नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति, अनुभव, ट्रेनिंग आदि भी, अभ्यास है वो आदि भी सभी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, उसको व्यक्तित्व को बनाने में सहयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनैलिटी डिफरेंट फ्रॉम करेक्टरिस्टिक्स। हमारी जो पर्सनैलिटी है वो करेक्टर से डिफरेंट है। करेक्टर इज एन एथिकल कॉन्सेप्ट। करेक्टर जो है हमारा जो चरित्र है वो एक एथिकल कॉन्सेप्ट है, एक विषय है। इट रिप्रेजेंट्स इन मोरल एस्टिमेट ऑफ द इंडिविजुअल वाइल पर्सनैलिटी इज साइकोलॉजिकल। हमारा जो करेक्टर है वो एक मोरल एस्टिमेट है व्यक्ति का, जबकि जो हमारी पर्सनैलिटी है इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट विच इंक्लूड्स करेक्टर, जिसके अंदर करेक्टर भी इंक्लूड होता है एज वन ऑफ इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इट इज़ आल्सो डिफरेंट फ्रॉम टेम्परामेंट। ये टेम्परामेंट से भी अलग है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चलते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मेजरमेंट। मेजरमेंट में मेजरेबल, यानी हमारी जो पर्सनैलिटी है वो मेजरेबल है, उसे मापा जा सकता है, उसे चेक किया जा सकता है। हम इसके लिए अलग अलग टेस्ट के द्वारा जो है इसे हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग टेस्ट बनाए हैं, उन टेस्ट के द्वारा जो है इसे चेक किया जा सकता है। जैसे TAT टेस्ट है, MMPI है, इन्वेंटरीज जो बनाई हैं इनके द्वारा चेक किया जा सकता है। तो ये हमारा जो है पर्सनैलिटी का जो नेचर था और कैरेक्टरिस्टिक से वो कंप्लीट होते हैं। अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट उसके अंदर करेंगे, लेक्चर के अंदर करेंगे। तो अब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।